students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is microorganisms, friends and foes. So in this chapter we will study about the microorganisms that we have everywhere. आपकी body के ऊपर है, skin के ऊपर है, body के अंदर है, body के बाहर है, कपड़ों में है, खाने में है. अब कुछ microorganisms हमारे लिए फ्रेंड्स होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं. नाउ ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होते हैं और इन दोनों ही एस्पेक्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. अबाउट द चैप्टर, the organisms that can be only be seen under the microscope are called microorganisms or microbes. They are extremely small to be seen with the unaided eye. They exist in vast numbers all around us, that is in the air, soil, water bodies and even inside our bodies. In fact, they account for more than half of the total weight of all living beings on this earth. So, microorganism में micro इसीलिए add होता है because these kinds of organisms you can only see under a microscope or unaided eye. यानी कि माइक्रोस्कोप या ऐसा कोई लेंस जिसमें माइक्रोस्कोप अटैच्ड है उसके बिना आप ये नहीं देख सकते हो. हर जगह पे आपको माइक्रोब्स दिखाई देंगे एंड ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द वेट ऑफ द बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. One of the reasons why microorganisms exist in such a large number is the fact that they can survive in all kinds of environment like in deserts, polar regions, seas, marshes or saltwater lakes. They are in diverse group of organisms who have great impact on humans. Some are helpful while others cause diseases. Some are photosynthetic while others are saprophytes. Since microbes are invisible to us, hence we should be aware of positive and negative effects of these organisms in our lives. In this chapter, we will learn about microorganisms in detail. अब microorganisms का एक प्लस या नेगेटिव कह लीजिए ये पॉइंट होता है कि आपको हर रीजन्स में दिखाई देंगे. डेजर्ट जहाँ सूखा रहता है, पोलर रीजन जहाँ बर्फ रहती है, मार्शी लैंड जहाँ पे दलदली मिट्टी और बारिश होती रहती है और जहाँ पे आपके नॉर्मल मॉडरेट क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में, हर जगह पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ दिखेगी ही दिखेगी. अब नाउ बिकॉज वी कैन नॉट सी देम, दे आर टोटली इनविजिबल, वी कैन ओनली सी देम अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो इनके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद दिस एस्पेक्ट ओनली. सो माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. They have different size, shape, color, habitat and food habit. So to make their study easier, these can be classified into 5 major groups. तो आपके जो microbes होते हैं हर जगह पे आपको मिलते हैं, अलग साइज, अलग शेप, जहाँ रहते हैं वो हैबिटेट अलग होता है और इनकी फूड इनटेक हैबिट्स भी अलग होती हैं. तो इतने सारे होते हैं ये, हेंस इनको 5 मेजर ग्रुप्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा गया है एंड दीज आर बैक्टीरिया, एल्गे, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस. ये 5 ग्रुप्स में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन देयर साइज, देयर शेप, देयर फूड हैबिटेट, देयर फूड हैबिट्स एंड देयर हैबिटेट्स, इन सब बेसिस पे इनको डिवाइड करा गया है. Before moving ahead with these 5 topics, let's explore more. Each gram of soil may contain up to 1 crore or more than 1 crore or more microbes. तो 1 ग्राम ऑफ सॉइल जो होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा माइक्रोब्स आपको इतने से ग्राम मिट्टी में भी मिल सकते हैं. Let's begin with the main topics, which is bacteria, the first category of microorganisms. Bacteria, singular is bacterium, are believed to be the first living beings to have appeared on the earth. These are single-celled microorganisms. The size of bacterial cells varies from 0.2 to 1000 microns. 1 micron is equal to 100 mm. अब बैक्टीरिया इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, तो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्लूरल होता है. पीपल टेंड टू से बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज कोई वर्ड नहीं होता है, बैक्टीरिया बैक्टीरियम का प्लूरल ही होता है. अब इट इज सपोजिटली सेड कि अर्थ पे जो आपका लाइफ स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट लाइफ टू अपीयर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ वर बैक्टीरिया ओनली. सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड 0.2 से लेकर 1000 माइक्रोन्स तक का इनका साइज होता है. नाउ लेट्स सी द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. Mainly 4 different shapes are found in bacteria. Let's see what are those. Number 1 is round shaped or coccus.
The bacteria having round or spherical shape are known as coccus, plural is cocci. They are known by different names according to the form in which they are found, as single cell is equal to cocci, in pairs diplococci, in chains streptococci, in clusters staphylococci, and staphylococci bacteria causes निमोनिया. अब आपके जो पहले बैक्टीरिया का शेप आता है, इट इज राउंड शेप या फिर कोकस भी इसे बोला जाता है. अब कोकस में भी इनका अलग अलग वेरिएशंस होता है. कोकस का सिंगुलर होता है कोकाई. अब अलग अलग वेरिएशंस में आपको देखने को मिलते हैं. अगर यही बैक्टीरिया जो राउंड शेप का है, सिंगल सेल होगा, यू विल कॉल इट कोकाई. पेयर में होगा, अगर आपके जोड़ों में होगा तो इसको डिप्लोकोकाई बोलेंगे. चेन्स में अगर आपको ये देखने को मिलेगा तो स्ट्रेप्टोकोकाई बोलेंगे. और क्लस्टर्स, झुंड में अगर आपको देखने को मिलेगा तो यू विल कॉल देम स्टाइफ्लोकोकाई. एंड जो स्टाइफ्लोकोकाई होते हैं, निमोनिया स्टाफिलोकोकाई बैक्टीरिया से होता है जो झुंड में चलते हैं. देन वी हैव राउंड शेप और बैसिलस. The bacteria which are rod shaped are known as bacilli, singular is bacillus. They cause certain dangerous diseases in humans like tuberculosis, diphtheria, tetanus, leprosy, etc. The Bacillus typhosus causes typhoid. These rod shaped bacteria may form chains as in Bacillus anthracis, which causes एंथ्रैक्स. अब दूसरा शेप है राउंड शेप, रॉड शेप या फिर बैसिलिस इसे बोला जाता है. सिंगुलर इसका बैसिलिस होता है, प्लूरल बैसिलाई होता है. बहुत सारी बीमारियां, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, टेटनस, लेप्रोसी जैसी बीमारियां हो सकती हैं. एंड देन बैसिलिस टाइफोस जो होता है, बैसिलिस टाइफोसिस एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया है जिससे टाइफॉइड होता है. देन वी हैव बैसिलिस एंथ्रेसिस जिससे एंथ्रैक्स होता है. थर्ड शेप इज स्पाइरल शेप्ड और स्पाइरीलियम. The spiral shaped bacteria are called spirelia, singular is spirelium. Most of the spirelia are harmless, but the spirelium treponema pallidum causes साइफिल्स. अब आपके स्पाइरल शेप्ड आते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मैक्सिमम जो होते हैं ये हार्मलेस ही होते हैं. सिंगुलर इनका स्पाइरीलियम होता है, बट ट्रेपोनेमा पैलिडम जो होता है उससे साइफिलिस हो सकता है. सारे हार्मलेस होते हैं, बट दिस वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑफ दिस काइंड इज really dangerous. And then we have comma shaped or vibrio. The comma shaped bacteria are called vibrio. Vibrio cholera causes cholera. All the bacteria except round bacteria have small hair-like structures on the surface of cell wall. Some bacteria have one or more than one long whip-like structure called flagellum, plural is flagella, or cilia on their body surface for locomotion. अब आपके जितने चार शेप्स आपने बैक्टीरिया के पढ़े, आखिरी जो है कॉमा शेप्ड है जिसको विब्रियो भी बोलते हैं, जिनसे कॉलेरा हो जाता है. जितने भी बैक्टीरियाज हैं एक्सेप्ट फॉर द राउंड शेप्ड, सबसे पहले वाला हमने पढ़ा था, सबके पास आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल वॉल के आसपास जो इनको लोकोमोशन में यानी कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं. लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट. तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको राउंड शेप सबसे पहला जो है उसमें देखने को नहीं मिलेगा, बाकी तीनों में देखने को मिलेगा, विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ दीज बैक्टीरियाज. Now let's see what are useful bacteria और ये कौन से होते हैं. Most of the bacteria are useful for other living organisms as they help in the following ways. Number one is lactobacillus. Lactobacillus bacteria help in the fermentation and production of curd and cheese. Bacteria are also used in the production of coffee, tea and cocoa beans. अब आपकी दही जमती है, घर में दही जमाई जाती है, वो भी आपकी एक बैक्टीरिया से ही जमती है और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस. उसके अलावा कॉफी, टी, कोकोआ बीन्स, इन सब का प्रोडक्शन भी इसी बैक्टीरिया से करा जाता है. Then we have rhizobium bacteria change the nitrogen of air into nitrates. This process is called fixation of nitrogen. These bacteria live in the nodules of roots in leguminous plants like beans, peas and pulses etc. Then we have rhizobium bacteria. ये आपको leguminous plants जैसे ग्राम, सोयाबीन, पीज, इन सब के रूट नोड्यूल्स में देखने को मिलता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेट कर देते हैं इनटू यूजफुल नाइट्रेट. Then we have bacteria are natural scavengers since they decompose the organic waste rapidly. They break down the dead bodies of animals and plants by feeding on them and produce humus which helps to maintain the fertility of the soil. अब कुछ bacteria जो होते हैं we call them as natural scavengers क्योंकि plants और animals के जो dead remains होते हैं उनको ये decompose करने में help करते हैं and they produce humus which in turn increases and enhances the fertility of the soil.
Bacteria present in the intestine of ruminants like cows, buffaloes, sheep, etc. help in digesting cellulose present in the cell wall of plants. And then we have certain kinds of bacteria in ruminants. अब ruminants आपके कौन से animals होते हैं? For example, cows and buffaloes. इनके स्टमक में होता है और ये सेल्यूलोज जो प्लांट्स में होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. And some useful bacteria live in the large intestine of human beings and produce vitamin K, B5, biotin and B12. अब आपके ऐसे ही कुछ बैक्टीरियाज ह्यूमन बींग्स के लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं एंड दे प्रोड्यूस vitamins like vitamin K, B5, biotin and B12 which are really essential for human beings. So ये सारे यूजफुल बैक्टीरियाज हैं जो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Different kinds of bacteria are used for industrial benefits. For example, bacteria act upon fruit juices to produce vinegar in wines. For example, ethyl alcohol is converted into acetic acid by the action of aerobic bacteria like Acetobacter aceti. अब आपके कहीं कहीं जैसे आपका अल्कोहल इंडस्ट्री जो होता है वाइन बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर जो बैक्टीरियाज आपके लगते हैं, विनेगर होता है, वाइन आपकी कन्वर्ट करी जाती है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, वो भी आपके एरोबिक बैक्टीरिया जैसे कि एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है उसकी वजह से होता है. एंड देन बैक्टीरियाज आर यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स. अब आपकी टैबलेट्स होती हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी आपकी टैबलेट्स होती हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें आपके विटामिन बी के सारे विटामिन आ जाते हैं. इस टाइप के एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं. Fibers from certain plants are obtained by submerging stems in water for variable period. The fibers are acted upon by the bacteria growing in water and then fibers are set free from the stem. They also help in tanning of leather. अब leather की tanning होती है और dark उनको करा जाता है. Stems जो होते हैं जो उनको waters में submerge करा जाता है उसमें भी आपके बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं. And then production of biogas, which is methane gas, is carried out by the action of bacteria on agricultural as well as domestic wastes. अब आपका हमस क्रिएट किया जाता है, मीथेन गैस जो होती है आपकी उसमें से जो आपके बैक्टीरियाज एग्रीकल्चरल वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट को ट्रीट करा जाता है उसमें भी बैक्टीरियाज का यूज आता है. एंड बैक्टीरियाज हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड सिट्रिक एसिड. तो ओवरऑल बहुत सारे ऐसे यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं विच एक्ट एज फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं. नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर. Bacteria play an important role in the field of genetic engineering. Diabetes is a disease in which the pancreas of the patient produces little or no insulin. Insulin made with the help of bacteria is used to treat diabetic patient. अब बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज करे जाते हैं. डायबिटिक इज वन सच डिजीज. डायबिटिक्स में क्या होता है, जो भी जिसको भी डायबिटीज होगा उसमें जो पैंक्रियाज होते हैं, एक ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी के शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है. तो पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है. तो वहां पर भी आपका बैक्टीरिया यूज करा जाता है टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स. Now let's do an activity. Take 3 bowls and pour cold, lukewarm and hot milk in them respectively. Add small amount of curd sample in the 3 bowls and stir in the mixture. Cover the 3 bowls with the lids. Observe the 3 mixtures after 5 to 7 hours. You will see that lukewarm milk turns into curd in the given time span, while the cold milk takes much longer time for changing into curd, but the hot milk does not convert into curd. It is observed that the temperature of lukewarm milk is best for bacterial growth. 3 कटोरी आपको लेनी है, 3 बोल्स लेंगे. बहुत गर्म दूध एक में डालना है, एक में गुनगुना और एक में ठंडा दूध. तीनों में आपको थोड़े अमाउंट दही का डाल देना है और एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उनको छोड़ देना है. फॉर एग्जांपल ओवरनाइट या 5 से 7 घंटे के बाद जब आप उन्हें देखोगे एकदम गर्म दूध में भी आपका दही नहीं जमेगा, एकदम ठंडे दूध में हल्का जमेगा, लेकिन गुनगुने दूध में आपका परफेक्ट टेक्सचर की दही जमेगी. हेंस इट इज प्रूव्ड. इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि जो गुनगुना या ल्यूक वार्म मिल्क होता है इट इज बेस्ट suited for the formation of curd. Now let's study about harmful bacteria, the bacteria which are not at all good for any kind of organisms. Harmful bacteria are mostly parasites. Some harmful actions of bacteria are they can cause a large number of diseases in plants. For example, citrus canker is a disease caused by bacteria that affects the leaf, stem and fruits of citrus trees including lime, orange and grapefruit.
Other plants diseases caused by bacteria are potato scab, leaf spot of cotton etc. अब आपके जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं मोस्टली ये पैरासाइट वाले कैटेगरी में आते हैं. जितने भी आपके सिट्रस ट्रीज होते हैं उन पे ये लगते हैं, कॉटन के जो लीव्स होते हैं उस पे लगते हैं, पोटैटो के बैक्टीरियाज होते हैं और उनको खराब कर देते हैं. डिजीजेस लाइक कॉलेरा, डिप्थेरिया, प्लाग, टेटनस, टाइफॉइड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड ड्यू टू द बैक्टीरिया इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. अब आपके ऐसे ही बैक्टीरियाज होते हैं जो एनिमल्स और बैक्टीरियाज में कॉलेरा, डिप्थेरिया, टेटनस, टाइफॉइड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं. Bacteria are responsible for spoilage of food, rotting of fruits, vegetables and meat etc. Improperly carried food may sometimes have anaerobic bacteria which release certain toxic substances causing a dangerous disease called botulism. अब आपके अलग अलग सब्जी हैं, खाना है, फूड पार्टिकल्स है, खराब हो जाते हैं. किस वजह से खराब होते हैं? खराब भी आपके बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं. And then we have bacteria like salmonella and staphylococcus cause food poisoning. अभी हमने पढ़ा था ये जो आपका स्टैफाइलोकोसाई है ये क्लस्टर्स होते हैं बैक्टीरियाज के. एंड देन यू हैव सैल्मोनेला जिससे टाइफॉइड भी हो जाता है. अब ऐसे बैक्टीरियाज अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो बीमार पड़ जाता है. लेट्स एक्सप्लोर मोर. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. Examples of such diseases include cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis. अब ऐसी बीमारियां जो सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट से ही हो जाती हैं और फैलने लग जाती हैं. We call such diseases as communicable diseases. For example, कॉमन कोल्ड, छींक के बैक्टीरिया भी अगर किसी और इंसान तक पहुंच गए तो उसको भी छींकें आने लग जाती हैं. चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस ये सारी फैलने वाली बीमारियां हैं. When a person suffering from common cold sneezes, the droplets of moisture carrying thousands of diseases causing microbes is spread in the air. They may enter the body of a healthy person while breathing and can make him suffer too. तो छींक भी ऐसी बीमारी होती है, आप छींकते हो, बैक्टीरिया रिलीज होता है हवा में, हेल्दी पर्सन उसको ब्रीद इन करता है, वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में जाते हैं और फिर उसको भी सेम टाइप की बीमारी या छींकें आने लग सकती हैं. So these kinds of diseases we call it as communicable diseases. Algae, the second category. Algae are plant-like organisms found in puddles, streams, ponds and oceans. You must have seen a layer of green scum growing in stagnant water. It is actually algae growing on the surface of water. अब आपका algae आता है, stagnant water में ये grow करता है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, पडल्स जो कीचड़ होते हैं वहां आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स के आसपास. आप कभी भी ऐसी किसी जगह से जाओगे जहां पे एक स्थिर पानी का कोई पॉन्ड होगा या ऐसा कोई स्थिर पानी होगा, वहां पे आपको ग्रीन कलर का एक सरफेस पानी के ऊपर दिखाई देगा. इट इज नथिंग बट एल्गे. एल्गे मे बी सिंगल सेल्ड, मल्टी सेल्ड और colonial. They contain chlorophyll, thus they are autotrophs and make their own food. Some types of algae may possess pigments other than chlorophyll. On the basis of pigments, they are classified into the following three types. Now, before moving ahead and studying about the three types of algae, ये जो algae होते हैं, they can be either single-celled or multi-celled या colonies में भी ये रह सकते हैं. Now, because they have chlorophyll, the green pigment which is important for photosynthesis, hence they can make their own food and they are called autotrophs. Now let's study about the three different types of algae. Number one is green algae and they contain chlorophyll only. जो green काई होगी या green algae होगा उसमें chlorophyll होता है. Then we have brown algae. They contain brown pigment along with chlorophyll. Chlorophyll भी होता है but main constituent brown pigment का होता है. And then lastly we have the red algae. They contain red and blue pigments along with chlorophyll. तीनों में ही chlorophyll है. Green algae में main constituent chlorophyll का होता है, बाकी सब में brown और red का main होता है. Now let's explore more. Red Sea got its name due to the presence of red algae in the sea. तो Red Sea को red इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें red algae का constituent ज़्यादा है, जिसकी वजह से it appears to us as red. Algae growing in the sea causes resistance to the movement of ships, reducing their speed. अब जिस भी sea में ये algae होते हैं उसकी वजह से शिप्स मूव, जो उनकी स्पीड होती है शिप्स की मूव करने की, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. Now let's see the different classifications of green algae. According to their structures, green algae are classified as number one, unicellular algae. Algae like
Chlamydomonas and Chlorella are unicellular algae. Chlamydomonas uses a flagella for moving in water from one place to another, and Chlorella has cup-shaped chloroplast. It is commonly used to study the process of photosynthesis. अब आपके यूनिसेलुलर एल्गे आते हैं जिसमें दो मेन आते हैं. एक है क्लैमिडोमोनस. जो क्लैमिडोमोनस होता है फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर यूज करता है मूवमेंट के लिए, एंड जो क्लोरेला होता है उसके पास कप शेप्ड chloroplast structure होता है which helps in the movement, and it is commonly used to study the process of photosynthesis. Second is multicellular algae. Spirogyra and Eurythix are multicellular algae. They are commonly found floating on water surface. Spirogyra filaments are made up of cylindrical cells placed in a line like ladder, and they are unbranched. तो मल्टीसेलुलर एल्गे होते हैं, दो एग्जांपल्स हैं, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स. मल्टीसेलुलर ये होते हैं, ज़्यादातर ये आपको फ्लोटिंग या फिर वाटर सर्फेसिस पे ही दिखाई देंगे, उसके ऊपर फ्लोट करते हुए. स्पायरोगायरा के फिलामेंट्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिलेंड्रिकल शेप्ड सेल्स, जो कि एक प्लेन लाइन लाइक स्ट्रक्चर, लैडर लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देंगे, and they are unbranched. And third is shape and structure. Let's see what are the shape and structures of different algae. The different algae differ in their shapes and sizes. Their size ranges from a micron to several meters in length. Unicellular form like Acetobularia may be 1 meter approx, while multicellular form like seaweeds may be even a few meters long. On the other hand, a single cell algae may be spherical shaped, rod shaped, क्लब शेप्ड और स्पिंडल शेप्ड. अब आपके अलग अलग शेप्स के एल्गे आते हैं, साइजेस भी इनके अलग अलग होते हैं. 1 माइक्रोन से लेकर आपके सेवरल मीटर्स तक इनकी लेंथ जा सकती है. दे कैन बी यूनिसेलुलर, फॉर एग्जांपल एसिटोबुलेरिया जिसका 1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली मल्टीसेलुलर होता है. देन यू हैव सीवीड्स जो और भी ज़्यादा मीटर्स तक लॉन्ग हो सकते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं. देन यू हैव मल्टीसेलुलर एल्गे लाइक वॉलवॉक्स may form colonies. Some algae possess flagella for moving in water from one place to another. अब आपके मल्टीसेलुलर algae है, फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, ये कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, जो आपकी थर्ड टाइप की कैटेगरी होती है algae की. एंड देन देर आर सम algae जो फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर को यूज करते हैं ताकि पानी में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके. नाउ लेट्स सी यूजफुल algae. Algae are useful in the following ways. Some algae like Chlorella are used to prepare antibiotics chlorellin. तो कुछ algae आपके useful होते हैं, antibiotics use बनाने के लिए use करे जाते हैं. Then we have algae are rich in essential nutrients, so these are eaten as salads and soups. In fact, Japanese and Chinese use seaweeds as food. अब कुछ ऐसे भी आपके algae होते हैं जिसमें बहुत सारे essential nutrients होते हैं. In fact, for that matter, Japanese बहुत सारे ऐसे seaweeds को consume भी करते हैं. Various commercial products are obtained from algae. Kelps, which is a kind of seaweeds, are the source of iodine and potassium, while red algae is used in the preparation of agar-agar, which is used in jellies and ice creams. And another kind of marine algae called diatoms float in water due to the presence of very light storage fats along with the silica. The silica is used in making special kind of glass and porcelain. अब आपके बहुत सारे अलग अलग commercial पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गेज आते हैं. फॉर एग्जाम्पल केल्प्स इज अ काइंड ऑफ सीवीड जिसमें आयोडीन और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है. रेड एल्गे जो होता है वो अगर बनाने के लिए यूज़ होता है, जो आपकी आइसक्रीम्स और जेलीज में यूज़ करे जाते हैं. फिर आपके मरीन एल्गेज आते हैं जिनको डाई एटम्स ही बोला जाता है. इनके अंदर बहुत ही लाइट स्टोरेज फैट होता है विच वी कॉल एट सिलिका, और ये सिलिका फिर पोरिक्लेन और ग्लास बनाने के लिए यूज़ करे जाते हैं. Blue-green algae like rose stalk and Anibena are able to fix nitrogen in the form of nitrates and thus increase the fertility of the soil. And in recent years, algae is used as a source of oxygen in spaceships and also as food. अब पिछले कुछ टाइम से खाना, डेकोरेटिव आइटम्स, ग्लास, कमर्शियल पर्पसेस के अलावा रिसेंट ईयर्स में एल्गे को स्पेस शिप्स में ऑक्सीजन के सोर्स के लिए भी यूज करा जा रहा है. सो एल्गेज आर ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस टू अस. नाउ लेट्स सी द हार्मफुल एल्गे. Algae can be harmful also. They can harm us in the following ways.
Quite often, algae grow profusely in water reservoirs meant for drinking purpose. As a result, drinking water gets bad taste, odor and color. अब कहीं कहीं पर क्या होता है, algae बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं. Profusely का मतलब होता है excess amount में, कि रुक ही नहीं रहे हैं, ग्रो ही करे जा रहे हैं वाटर बॉडीज में. ऐसे वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं जो ह्यूमन बींग्स के पीने के लिए यूज किया जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, ऐसे पानी में कभी कभी टेस्ट खराब आ जाता है. स्मेल, ओडर का मतलब होता है स्मेल, स्मेल अजीब आने लग जाती है, उसका कलर भी अलग हो जाता है. Then we have Cephaloris is a parasitic alga which attacks and causes diseases on plants like tea, coffee, etc. अब आपका Cephaloris टाइप का आता है parasitic algae जो कॉफी और टी जो आपके प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं उनमें डिजीज फैला देता है. Some algae produce toxic substances which affect the aquatic life. Marine life को बहुत ज़्यादा affect कर देता है. And then when the unnatural growth of algae occurs on the surface of water body, they provide or they deprive other organisms for light and oxygen. अब किसी भी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं तो ऑक्सीजन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्योंकि ये खुद ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एक्वेटिक लाइफ जो होती है उस वाटर बॉडी की उनको ये ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है. सो दीज वर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ algae. Third category of microorganisms is fungi. Fungi, singular is fungus, are non-green plants as they lack chlorophyll. अब fungi का singular fungus होता है, non-green plants होते हैं और इनमें chlorophyll नहीं होता है and hence cannot make their own food. Fungi are like plants but have no roots, stems, leaves or flowers. Some fungi like yeast are unicellular whereas others like molds are multicellular. Some common fungi are rust, mushrooms, puff balls, mildews, etc. अब आपके क्योंकि ये जो फंगाई होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना भी खुद नहीं बनाते हैं. ना ही इनमें रूट्स होती है, ना लीव्स होते हैं, ना फ्लावर्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मोल्ड के स्ट्रक्चर में आपको मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल रस्ट. मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंगस जो कंज्यूमेबल होता है. कुछ मशरूम्स पॉइजनस होते हैं, हम नहीं कंज्यूम कर सकते हैं. सो दीज वर द डेफिनेशंस ऑफ फंगाई. लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई. Fungi can be divided into two categories. Number one is parasitic fungi. The fungi that grow on living plants or animals from which they obtain ready-made food are called parasitic fungi. For example, mildews that grow on plants like roses, gooseberries, wheat and barley. अब आपके parasitic fungi कौन से होते हैं जो होस्ट बॉडी में बैठकर उनसे सारे न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करते हैं जैसे कि mildews जो कि roses, gooseberries, wheat और barley जैसे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं. And then we have saprophytic fungi. The fungi that grow on decaying or rotting plants or animals remains are called saprophytic fungi. For example, molds can be seen on anything that we eat like bread, old pickles, rotting fruits, etc. अब आपके जो फंगस बेकार सड़ी हुई चीज़ों पे ग्रो करने लग जाते हैं, ब्रेड के ऊपर या आपके फ्रूट्स जो सड़ने लग जाते हैं, सब्जियां सड़ने लग जाती हैं, उसके ऊपर आपको मोल्ड्स दिखाई देंगे एंड दोज आर द कैटेगरीज ऑफ saprophytic fungi. Mushrooms are large saprophytic fungi which grow on the tree trunks, decaying wood or any grassy mushrooms or grounds during the rainy season. Mushrooms आपके ऐसे ही saprophytic fungi में आते हैं जो tree trunks, decaying wood जो सड़ रही होती है लकड़ियां उनके ऊपर ये grow करने लग जाते हैं. Now let's see the useful fungi. Fungi are useful in following ways. Mushrooms are directly used as food. On the other hand, yeast is used in making bread, cakes, idli and dosa etc. Also, yeast is rich in vitamin B. अब mushrooms जो होते हैं डायरेक्टली आपका एक फंगस ही होता है जो हम खा सकते हैं. It is edible. दूसरी तरफ जो yeast होता है वो आपकी इडली, ब्रेड्स, केक्स, डोसास बनाने में यूज होता है and also yeast is rich in vitamin B. Fungi are used in making medicines. Penicillin, the wonder drug, is an antibiotic made from fungus Penicillium. अब आपका एक पेनिसिलिन है जो ड्रग है, एंटीबायोटिक है जिसे कंज्यूम करा जाता है डिजीजेस को फाइट करने के लिए, वो भी आपका फंगस पेनिसिलियम से बना है. Fungi decompose the dead tissues of plants and animals in the soil which increase the soil fertility. This helps in recycling the nutrients in the biosphere. अब fungi जो होते हैं वो जितनी भी dead tissues होते हैं plants and animals के उनको क्या करते हैं decompose करना शुरू कर देते हैं and while they decompose the dead remains of all kinds of plants and animals they indirectly and directly increase the fertility of the soil of that area.
Yeast is also used for commercial production of alcohol and wine by growing them on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juice. अब yeast जो होता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करा जाता है, अल्कोहल, वाइन, जो नेचुरल शुगर्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे यीस्ट को ग्रो करवाया जाता है, उसके बाद उसको अल्कोहल जो वाइन्स में कन्वर्ट करा जाता है. सो दीज आर द यूजफुलनेस ऑफ फंगाई. नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर. The antibiotic penicillin was accidentally discovered by a Scottish biologist named Alexander Fleming in 1929. He was working on a culture of disease-causing bacteria, Streptococcus aureus. One of his culture plates accidentally got contaminated by a green mold penicillin. He observed that the bacteria failed to grow in the areas contaminated by the green mold. Eventually, he found that the green mold produced a substance capable of killing many of the common bacteria that infect humans. अब ये जो आपका एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जो आपका वंडर ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक्सीडेंटली बना था बाय अ बायोलॉजिस्ट नेम्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सीडेंटली इनकी एक प्लेट के साथ ग्रीन मोल्ड पेनिसिलिन मिक्स हो गया था. सो ही नोटिस्ड कि जहां जहां पर ये पेनिसिलिन था वहां पर कोई बैक्टीरिया ग्रो करा ही नहीं. एंड दैट इज हाउ ही डिस्कवर्ड कि जहां जहां पर ये पेनिसिलिन होगा ये डिजीजेस को फाइट करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा. एंड दैट इज हाउ ही इन्वेंटेड एंड डिस्कवर्ड द ड्रग पेनिसिलिन. Now let's see the harmful fungi. Molds grow on bread, pickle, citrus fruits, fruit juices, vegetables, etc. and spoil them. अब आपके जो fungi का harmfulness क्या होता है? ये bread, pickle, citrus fruits, fruit juices इन सब में grow करने लग जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं. Fungi cause diseases in plants, animals and human beings. They cause skin diseases like athlete's foot in human beings. In this disease, a type of fungus occupies the space between the toes and causes terrible itching. Ringworm is also caused by fungus in human beings. In plants, they cause diseases like loose smut of wheat, पोटैटो ब्लाइट एटसेट्रा. अब आपके फंगस की वजह से एथलीट फुट भी हो जाता है. जो आपके टोज होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा सिवियर इचिंग होने लग जाती है, विच इज ऑफ्टन रेफर टू एज एथलीट्स फुट, जो कि फंगस की वजह से होती है. रिंगवर्म होने लग जाता है, ये आपकी उंगलियों के बीच में हो सकता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है, ये भी फंगस की वजह से होता है. एंड देन देर आर एन नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगस, फॉर एग्जाम्पल स्मट ऑफ व्हीट एंड पोटैटो ब्लाइट. Fungus grows on leather footwears, cotton clothes, wooden materials, books, etc. and spoil them. तो फंगस आपका किताबों पे, लकड़ियों पे, कपड़ों पे, फुटवेयर्स में, शूज में. आपको कभी कभी बहुत टाइम से अगर आपका शूज एक डैम्प प्लेस पे अगर रखा हुआ है, आप उसको निकालोगे आपको वाइट स्ट्रक्चर उस पर दिखाई देने लग जाएगा. दिस इज नथिंग बट फंगस, जो कि बहुत ज्यादा डेडली होता है, इन्फेक्शियस होता है. सो दीज वर द डिसएडवांटेजेस, हार्मफुल फंगस दैट वी रेड फ्रॉम द टेक्स्ट. Fill in the blanks. So here are some questions जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, and you have to answer them on your own. Next category of microorganisms is protozoa. Protozoa, singular is protozoan, are unicellular microorganisms. Most of them can be seen under a microscope. They are found in water as well as damp places. They can move from one place to another. They move with the help of cilia, flagella or pseudopodia. Protozoa plural है, इसका singular होता है protozoan. They are unicellular microorganisms. एक ही सेल इनमें होता है. मोस्टली जो होते हैं आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देंगे, पानी में, एज वेल एज जो डैम्प प्लेसेस होती हैं, अंधेरा होता है, बहुत मॉइस्ट जगह होती हैं, वहां पर आपको दिखाई देंगे. एंड दे यूज फ्लैजेला, सिलिया एंड स्यूडोपोडिया फॉर देयर मूवमेंट. दे एंटर, कैप्चर देयर फूड और आर पैरासाइटिक. पैरामीशियम, अमीबा, ग्लाडिया एंड एंटामीबा आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ. तो ये क्या करते हैं, दे कैप्चर फूड एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज पैरासाइटिक. जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, then you have एंटामीबा. These are all the examples of protozoa. Now let's see useful protozoa. Being simplest organisms, they are used in laboratories for research. They help considerably in the treatment of waste and sewage because they feed on fungi and bacteria which decompose organic matter. And some protozoa live in the alimentary canal of animals and help them to digest cellulose. अब helpfulness क्या होती है protozoa की? जो आपके simplest organisms के आपके होते हैं because they are single cellular,
तो ये आपके रिसर्च पर्पसेस के लिए लैबोरेटरीज में यूज करे जाते हैं। देन आपके जो वेस्ट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहां पर भी इनके बैक्टीरियाज को यूज करा जाता है, प्रोटोजोआस को, टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। और ये कुछ एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रमिनेंट्स, काउज, बफेलोज, उनके एलिमेंट्री कैनाल में भी ये प्रेजेंट होता है ताकि सेल्यूलोज जो प्लांट में होता है उसको वो डाइजेस्ट कर सकें। तो लेट्स सी द हार्मफुल प्रोटोजोआ। Ant amoeba lives in human intestine and causes amoebic dysentery, pain in the abdomen and repeated motion। अब आपका ant amoeba आपका एक टाइप का ऐसा प्रोटोजोआ है, बहुत हार्मफुल होता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये आपका आ जाता है तो डिसेंट्री, जो लूज मोशंस होते हैं, होने लग जाते हैं, और लोअर एब्डोमेन में पेन भी इसी की वजह से होता है। Then you have malaria is caused by the protozoan Plasmodium. The life cycle of Plasmodium includes the female Anopheles mosquito and a human as host. It is injected when the mosquito bites and punctures the skin for blood. Once it is entered inside the human body, Plasmodium attacks the red blood cells directly. अब आपका मलेरिया जो होता है इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये आपका एक फीमेल मस्कीटो होता है नेम्ड एनोफील्स, उसके इंजेक्ट करने से होता है। जैसे ही वो मच्छर आपको काटता है, जो आपकी स्किन पंचर करता है टू सक द ब्लड, वैसे ही ये डायरेक्टली प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में एंटर करता है और डायरेक्टली रेड ब्लड सेल्स को जाके अटैक कर देता है। Then you have Trypanosoma, which lives in the bloodstream of human beings, cattle and wild animals, cause a disease known as sleeping sickness। अब आपका आता है Trypanosoma, ये जो आपके अलग अलग ह्यूमन बींग्स, कैटल, वाइल्ड एनिमल्स में जैसे ही ये बीमारी आ जाती है, ये प्रोटोजोआ जैसे ही एंटर कर जाता है, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी लग जाती है। एंड देन गिडारिया कॉजेज डायरिया। अब आपका जो गिडारिया होता है ये डायरिया, जो आपका डिसेंट्री या फिर डायरिया, लूज मोशन की बीमारी कॉज कर देता है। So these were harmful protozoa. And then the last categories of virus. Viruses are minute microorganisms much smaller than bacteria and can be seen only with the help of an electron microscope. Viruses do not have a cellular structure like the microorganisms. A virus consists of a single strand of nuclear matter, DNA or RNA, surrounded by a protein coat. They live and grow only inside living cells of plants and animals. अब viruses जो होते हैं, they are very minute microorganisms. ये आपके बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देते हैं। इनमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे कि बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे, वैसे वायरसेस में नहीं होता है। आइदर इनमें डीएनए होता है या आरएनए होता है, एंड दे लिव एंड ग्रो ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Viruses are peculiar organisms or microorganisms which exist in two states. When outside a living body or cell, they are like non-living things and do not show any features of a living thing, and they are unable to grow and reproduce outside a living cell. Viruses in non-living state are called virions. However, when they enter a living cell, they start reproducing like other living organisms. They are therefore considered to be on the borderline of living and non-living. All viruses are parasites. अब जो वायरसेस आपके होते हैं दे आर वेरी पिक्यूलियर, स्ट्रेंज होते हैं। रीजन, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आते हैं। अगर ये होस्ट बॉडी के बाहर हैं तो ये ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और ना ही कहीं पे अटैक कर सकते हैं। बट द मोमेंट दे एंटर इनसाइड एनी होस्ट, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स, वैसे ही ये मल्टीप्लाई होना शुरू कर जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज पैरासाइट्स। नाउ द वायरसेस व्हिच आर आउटसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको विरियंस बोला जाता है। Viruses can be crystallized and stored for many years. Viruses found in plants are known as plant viruses and found in animals are called animal viruses, or bacterial viruses or bacteriophages. अब आपके जो viruses होते हैं they can be crystallized और इनको बहुत सालों तक store किया जा सकता है। Now we have viruses जो plants में आते हैं, उनको plant viruses बोलते हैं, and the viruses which we find in animals उनको animal viruses, bacterial viruses या फिर bacteriophages बोला जाता है। So let's see the harmful viruses. All known viruses are pathogenic parasites which cause many diseases in plants, animals and human beings. अब ये जो होते हैं these are known as pathogenic parasites, जो कि plants, animals और human beings में multiple types की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। Many human diseases like influenza, common cold, measles, mumps,
chicken pox, rabies, polio, AIDS, which is acquired immunodeficiency syndrome, are viral diseases. AIDS is caused by HIV, human immunodeficiency virus. अब आपकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, एड्स जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस, ये वायरल डिजीजेस हैं, वायरस के अटैक से होती हैं. एंड एड्स जो है ये HIV वायरस से ही होता है. HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और ये सीधे आपके इम्यून सिस्टम पे जाके अटैक करता है. Tobacco mosaic virus TMV grows inside the cells of a tobacco plant, causes mottling and discoloration of the leaves. अब आपका tobacco mosaic virus है जो tobacco plant में ग्रो करता है और जैसे ही अटैक करता है लीफ में डिसकलरेशन, लीफ का कलर जाने लगता है. In cattle, FMDV, foot and mouth disease virus causes foot and mouth disease. अब जो कैटल्स होते हैं, काउस, बफेलो, शीप, गोट, इनमें हो जाता है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, जिसमें फुट और माउथ पे डिजीज हो जाती है. एंड देन कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन, बीन एंड टमेटो आर यूजुअली इन्फेक्टेड बाय वायरसेस. अब आपके कैबेजेस, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, इन सारे जो क्रॉप्स होते हैं इनमें यूजुअली जो इन्फेक्शन फैलता है वो वायरस से ही फैलता है. Now let's see the some common human beings diseases caused by microorganisms. Different types of microorganisms cause different diseases in human beings. Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are given in the table below. तो अलग अलग microorganisms से अलग अलग बीमारियां होती हैं, कुछ हमने अभी ऊपर पढ़ी थी. अब हम देखेंगे कौन से ऐसे microorganisms हैं जिनसे human beings में specifically अलग type की बीमारियां होती हैं. Now we have the diseases, the causative microorganism जिनसे ये बीमारी होती है, the transmitting agent किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं, फैलते हैं, and how can we prevent them, preventive measures. Number one is tuberculosis, बैक्टीरिया से होता है और हवा से फैलता है. कैसे आप इसको बचा सकते हो? बाय आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. जिसको भी ये बीमारी है वो अलग कमरे में रहेगा, अलग प्लेट में खाएगा, उसके कपड़े भी कोई यूज नहीं करेगा, ना तौलिया वगैरह कुछ भी नहीं, वो कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा. देन वी हैव मीजल्स, वायरस से ये होता है और ये भी हवा से ही फैलता है. ये कैसे ठीक होता है? This gets treated or gets prevented by vaccination at suitable age. एक सेट एज पे अगर इसका वैक्सीनेशन लगा दिया जाए तो ये बीमारी नहीं होती. Then you have chicken pox, वायरस से होता है, ये भी या तो हवा से या फिर ऐसे किसी इंसान जिसको चिकन पॉक्स हो रखा है उसके कांटेक्ट में आप आ गए हो, उसके यूज्ड कपड़े आपने यूज कर लिए हैं, यूज्ड टॉवल आपने यूज कर लिया है, तो भी आपको हो सकता है. कैसे बचेंगे? ऐसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास भी नहीं जाना है और उसकी चीजें भी आपको यूज नहीं करनी है. अगेन पोलियो वायरस है, किससे होता है? हवा से और कांटेक्ट से. अब पोलियो आपको देखने को नहीं मिलता है इंडिया में या कहीं पे भी, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन से इसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है और ये वंस अपॉन अ टाइम इसकी वैक्सीनेशन दी जाती थी. देन यू हैव कॉलेरा, बैक्टीरिया से होता है, पानी या खाने से फैलता है. कैसे आप बच सकते हैं? मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरा अपने आसपास एनवायरनमेंट रखिए और खुद को भी साफ सुथरा रखिए. देन यू हैव टाइफॉइड, बैक्टीरिया से होता है, पानी से फैलता है. कैसे बचेंगे? कंजम्पशन ऑफ प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड वाटर, अच्छे से साफ सुथरा पका हुआ खाना खाना है, घर का खाना खाना है और पानी को एक बार तो कम से कम बॉइल करिए और उसके बाद ही उसको कंज्यूम करिए और वैक्सीनेट करिए. देन यू हैव हेपेटाइटिस बी, वायरस से होता है, पानी से फैलता है. कैसे ठीक कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं आप? बाय कंजम्पशन ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन, पानी को उबाल के पीजिए और वैक्सीनेशन इसकी लगाइए. देन यू हैव मलेरिया, प्रोटोजोआ से होता है, मस्कीटो से ये फैलता है. इससे कैसे बचेंगे? यूज ऑफ मस्कीटो नेट्स और रेपेलेंट्स, या तो मच्छरदानी लगाइए ताकि मच्छर अंदर आए ही ना, या फिर ऐसी क्रीम्स लगाइए जिससे कि मच्छर काटे नहीं. देन यू हैव स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए ताकि ऐसे इंसेक्ट्स ही ग्रो ना करें. एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मस्कीटोज, जो मच्छर होते हैं जहाँ पे पानी बहुत टाइम तक जमा रह जाता है, गंदगी होती है, वहां पर ग्रो करते हैं. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाने ही नहीं है जहाँ पे ऐसे मच्छर ग्रो करें. नाउ लेट्स फिगर आउट, Why should we cover our mouth while sneezing? छींकते हुए हाथ इसीलिए लगाया जाता है या माउथ कवर किया जाता है क्योंकि ऐसी बीमारी फैल जाती है. हवा में बैक्टीरिया सस्पेंड हो जाएंगे, हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन फैल सकता है. हेंस नेक्स्ट टाइम छींक आ रही है, खांसी आ रही है तो हमेशा अपने माउथ को अच्छी तरीके से कवर करिए. Now let's see some common plant diseases caused by microorganisms.
Microorganisms cause several diseases in plants too. Some of the diseases caused by microbes in plants are given below. We have diseases, the causative microorganism and the mode of transmission. First is citrus canker, बैक्टीरिया से होता है, हवा से ट्रांसमिट होता है. Then you have rust of wheat, फंगाई से होता है और ये इंसेक्ट्स और सीड्स से फैलता है. एंड देन यू हैव कॉलरा एंड टाइफॉइड, ये भी फंगाई से होता है और ये भी इंसेक्ट्स और सीड्स से ही फैलता है. लेट्स एक्सप्लोर मोर. So far we have cast the light on how we all are surrounded with microbes. The air, water, soil, plants and all other things around us contain a lot of microbes. But in spite of the presence of several microbes all around us, we do not fall ill easily. This is because the human body has an inbuilt defense system that recognizes and tackles the intruding bacteria. The moment the body is attacking by the microbe, it starts producing antibodies to fight the invading microbe and in the process remembers the microbe it had killed. If the same microbe enters the body again, the antibodies that are already circulating in the blood immediately recognize the invader and kill it. Hence, by creating antibiotics against the disease-causing microbes, the body is able to tackle any future attack by the same microbes and hence prevent an infection. This is how a vaccine works. तो vaccination actual में कैसे काम करती है? आसपास हमने अभी तक देख लिया है मल्टीपल टाइप ऑफ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, जो बहुत डेडली होते हैं. बट उसके बावजूद भी आप हर टाइम बीमार नहीं रहते हो, मैक्सिमम आप हेल्दी रहते हो, कभी कभी आप बीमार पड़ते हो. रीजन क्या होता है? हमारी बॉडी का अपना ही एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है. कैसे काम करता है ये? पहली बार जब आपको इस टाइप की बीमारी लगती है किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं. एंटीबॉडीज जब आप ठीक भी हो जाते हो तो भी आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज रहती हैं. नेक्स्ट टाइम जब सेम टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करता है बॉडी में तो बॉडी रिकग्नाइज कर लेती है. ब्लड स्ट्रीम में जो एंटीबॉडीज रन कर रही होती हैं वो तुरंत जाके उस जो दूसरा आपका इन्वेडर होता है उसको किल कर देती है. वैक्सीन भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है. पोलियो का वैक्सीनेशन जब दिया जाता था तो उसमें वही बैक्टीरिया इंजेक्ट करा जाता था जिससे पोलियो होता है. तो वो एंटीबॉडीज डेड आपकी बॉडी में इंजेक्ट करी जाती हैं ताकि वो जैसे आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाए, अगर पोलियो का वायरस या पोलियो का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करेगा वो एंटीबॉडीज उसको तुरंत ही किल कर देंगी. एंड दैट इज हाउ द वैक्सीनेशन इज क्रिएटेड. A vaccine is prepared from dead or weakened microbes. When such microbes are introduced in a healthy body by way of vaccination, the body produces antibodies against the microbes. These antibodies remain in the body and protect the person from getting infected by the same disease, causing microbes later. Many diseases that were considered killer diseases in the past, including cholera, TB, smallpox, and hepatitis, can now be prevented by vaccination. Nowadays, vaccine is mandatory for children to protect them against several diseases such as diphtheria, whooping cough, measles, tetanus, polio, smallpox, etc. One of the biggest success of mass vaccination has been the eradication of smallpox from the world. अब वैक्सीन जो होती हैं वो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स से ही बनाई जाती हैं. आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है. जैसे ही इंजेक्ट कर दिया जाता है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं सो दैट नेक्स्ट आपको जब वो माइक्रोब्स इन्वेड करेंगे तो आपको डिजीज नहीं होगा. डिप्थेरिया, वूपिंग कफ जो बच्चों में देखा जाता है, बच्चों को हमेशा कुछ वैक्सीन हमेशा एक सेट एज तक दी जाती है. एडल्ट्स में भी कुछ वैक्सीनेशन दी जाती हैं ताकि सेम टाइप का माइक्रोब आपकी बॉडी में इन्वेड करे तो आपकी बॉडी रिकग्नाइज करके उसको पहले ही मार दे और आपको बीमारी ना हो. ऐसा बड़ा सक्सेस वैक्सीनेशन की वजह से था, इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स. अब वर्ल्ड में कहीं पर भी स्मॉल पॉक्स नहीं है, ऑल थैंक्स टू वैक्सीनेशन. Vaccine for tuberculosis BCG contains weakened germs and vaccine for typhoid is made from killed germs. Some vaccines are injected while the others are given orally. Vaccines, when administered in controlled amounts in a healthy body, stimulate the immune system to produce antibodies but do not cause the disease. अब वैक्सीन जैसे आपकी ट्यूबरक्लोसिस की है, इसमें भी वीकेंड जर्म्स और वैक्सीन डाले जाते हैं. टाइफॉइड के हेल्दी एडल्ट में डाले जाते हैं, एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं और ये इतने वीकेंड होते हैं कि आपकी बॉडी में जब इनको इंजेक्ट करा जाता है तो इससे आपको कुछ भी नहीं होता है. जस्ट आपकी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में क्रिएट होती हैं और वो डिजीज आपको दोबारा कभी भी नहीं होगी जब तक वैक्सीनेशन की एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में प्रेजेंट है. नाउ लेट्स सी द प्रिकॉशंस विद एंटीबायोटिक्स.
एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अपने आप से एंटीबायोटिक खुद डॉक्टर बन के नहीं लेना है। हल्की फुल्की बीमारी भी है तो भी ऐसे ड्रग्स नहीं लेने होते हैं, क्योंकि जो आपकी अलग अलग ये गोलियां होती हैं ये लिवर को आपको खराब करती हैं। तो डॉक्टर अगर आपको बोल रहा है तो ही आपको वही दवाई लेनी है, खुद से नहीं लेनी है। वन शुड कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अब डॉक्टर आपको एक सेट कोर्स देता है, 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, वो कोर्स आपको कंप्लीट करना है। बिकॉज अगर आपने खुद डॉक्टर बन के 2 दिन में वो 12 दिन का कोर्स कंप्लीट कर दिया, वो बैक्टीरिया या वो माइक्रोब वापस आपको हिट कर सकता है। Antibiotics should be taken in correct doses as specified by the doctor. Taking antibiotics in incorrect doses may make it less effective. अब antibiotics जितने mg की जितनी गोली डॉक्टर ने खाने के लिए बोली है उतनी ही लेनी है, ज़्यादा लेंगे तो वो भी less effective हो जाती है। Avoid taking antibiotics when not needed. Unnecessarily taking antibiotics may kill the beneficial bacteria in body. अब ज़रूरत नहीं है तो भी एंटीबायोटिक्स लिए जा रहे हैं तो जो यूजफुल एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर हैं वो भी किल हो जाती हैं। So these are some precautions which one must and should take while having antibiotics. So let's see what is the entire concept of food poisoning. Sometimes microbes grow on food items that has been kept in open or not cooked properly. When such food items are consumed by us, the result can be food poisoning. Microbes that grow on food sometimes produce substances that are toxic to human beings. When such food is eaten, the toxic substances may cause vomiting or diarrhea, which are typical symptoms of food poisoning. Food poisoning can cause serious illness and even death. तो कभी कभी क्या होता है, हमारा फूड आइटम होता है वो खुले में आप छोड़ देते हैं, ढकते नहीं हैं या प्रॉपरली कुक नहीं होता है, तो ऐसे फूड आइटम्स में आपके माइक्रोब्स ग्रो करने लग जाते हैं जो खाने को धीरे धीरे खराब करने लग जाते हैं। अब ये खाना जो खराब हो गया है वो आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है ऐसे खाने के बाद, और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में ही देखा जाता है कि भारी बीमारियां और इवन डेथ भी हो जाती है। तो प्रॉपर्ली कुक खाना खाइए, खाने को ढक के रखिए, बासी खाना नहीं खाना है और बाहर का ओपन खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है। Now let's see how do we protect ourselves from food poisoning. The best way to avoid food poisoning is to eat only freshly cooked food and to avoid food that has turned stale or has a foul smell. If a cooked food item has to be kept for a long time, it is best to keep it in a refrigerator. Alternatively, it should be kept after heating at a temperature of 141 degrees Fahrenheit to 164 degrees Fahrenheit, which is 60 degrees Celsius to 73 degrees Celsius. At this temperature, bacteria are not killed, but they are not able to multiply. अब आपके जो फूड पॉइजनिंग को कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हो, फ्रेश खाना खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, अच्छे से पका के खाना है, और ऐसा कोई फूड आइटम है जो आपका बच गया है, आप बाद में खाना चाहते हो, तो आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हो, क्योंकि उस टेम्परेचर में बैक्टीरिया किल तो नहीं होते हैं बट वो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका खाना खराब नहीं होगा। So let's see how do we preserve food, preservation of food. We know that foodstuffs are spoiled due to the growth of microbes. To prevent food from spoiling, the growth of microbes in it must be prevented. Hence, the process of prevention of food from spoilage and retaining their nutritive value for a long time is called फूड प्रेजर्वेशन। तो ऐसे बहुत सारे फूड आर्टिकल्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो लंबी टाइम के लिए यूज भी करे जा सके, कंज्यूम भी हम कर लें और वो खराब भी ना हो। अचार हो गया, जैम हो गया, केचप के पाउचेस हो गए, मसाले हो गए, अब उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, एक्सपायरी डेट होती है, उससे पहले तक आप उसको यूज कर सकते हो, 8 महीने, 9 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, दिस वी कॉल प्रेजर्वेशन ऑफ फूड और फूड प्रेजर्वेशन। A number of ways are followed to preserve food, and some of them are: number 1 is by refrigeration. Microbes grow best at a temperature of about 21 degrees Celsius. That is why food kept in refrigerator does not get spoiled. The temperature in the refrigerator is around 5 degrees Celsius. Such preservation of food is called refrigeration. तो आपके बैक्टीरिया जो होते हैं या माइक्रोब्स जो होते हैं वो 21 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ग्रो करते हैं। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बैक्टीरिया ना ग्रो करें, माइक्रोब्स ना ग्रो करें, रेफ्रिजरेट करा जाता है 5 डिग्री सेल्सियस तक, जहाँ पे आपके माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं। Second is by boiling. Milk gets spoiled easily, but boiling milk before storing kills the microbes present in it and prevents it from spoiling.
However, if boiled milk is not kept in refrigerator or not boiled again after an interval, the microbes grow again and spoil the milk. अब आपका बॉइलिंग आता है, दूध जो होता है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बट जब आप उसको बॉईल करते हैं, जो पैस्चराइजेशन होता है, बॉईल इसी तरीके से करा जाता है. पहले बहुत तेज टेम्परेचर में बॉईल करते हैं, फिर तुरंत कूल डाउन कर देते हैं, फिर बॉईल करते हैं, फिर कूल डाउन करा जाता है ताकि उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो दोबारा ग्रो ना करें. थर्ड इज बाय यूजिंग शुगर. Concentrated sugar syrup is a good preservative. Sugar reduces the moisture content in food items, which inhibits the growth of bacteria responsible for spoilage. Cut fruits, jams, jellies and squashes are preserved using sugar syrup. अब आपके कुछ concentrated amount of sugar add करा जाता है jams, jellies, केचप्स, स्क्वैशेस में, रूअफ़ज़ा, ऑरेंज स्क्वैशेस, जैम्स, इन सबको आपको बहुत लंबे टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो. रीज़न, उसमें शुगर डाला जाता है एज अ प्रेजर्वेटिव, जो कि उसको खराब होने से रोकता है. एंड देन वी हैव बाय यूजिंग विनेगर. Bacteria cannot grow in vinegar. Vinegar are widely used as preservatives for pickles, cut vegetables, fish and meat. अब विनेगर में बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर सकता. अचार में वेजिटेबल्स, जो कट वेजिटेबल्स होती हैं, उन सब चीज़ों में विनेगर ऐड करा जाता है ताकि उसमें माइक्रोब्स ना ग्रो करें. देन वी हैव सन ड्राइंग. सुखाया जाता है, मॉइस्चर उसमें से हटा दिया जाता है. Some raw vegetables and fruits are preserved by this method. Drying in sun reduces moisture content of food materials. Since microbes do not grow without moisture, so storing dry vegetables like cauliflower, fenugreek, mint and fruits like mango, apple and peach in airtight containers becomes easy. अब सन ड्राई करा जाता है, जितने भी आपके ये फूड आइटम्स होते हैं उनसे मॉइस्चर को हटा दिया जाता है, क्योंकि मॉइस्चर में ही आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत आसानी से ग्रो करते हैं. तो जैसे ही आप उसका मॉइस्चर हटा देते हो, उसको एयर टाइट कंटेनर में सील कर देते हो, उसमें आपके माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे. एंड देन वी हैव पैस्चराइजेशन. If milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds, all the harmful microbes in it will be killed. The growth of microbes can be prevented if the heated milk is instantly cooled at 4 degrees Celsius and stored in sealed containers. The process of preserving milk by rapidly heating and cooling is called pasteurization. This process is discovered by the French scientist Louis Pasteur. Pasteurized milk can be stored unrefrigerated for 3 to 4 months in sealed pouches or airtight containers. Pasteurization में क्या होता है? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड के लिए बॉईल करा जाता है. तुरंत ही उसके बाद उसको 4 से 5 डिग्री सेल्सियस में ठंडा करा जाता है, जिससे कि आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज बिल्कुल किल हो जाते हैं और दोबारा ग्रो भी नहीं करते हैं. दिस इंस्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द मिल्क इज नोन एज पैस्चराइजेशन. और पैस्चराइज्ड मिल्क को आप बिना फ्रिज में रखे हुए भी, सिर्फ उसके पाउचेज में ही अगर कटा हुआ नहीं है, 4 से 6 महीने के लिए रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा. दिस टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट नेम लुइस पास्चर, और उनके सरनेम पे ही इस टेक्निक का नाम पैस्चराइजेशन रखा गया है. एंड द नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग केमिकल्स. Chemicals such as sodium benzoate and sodium metabisulfate are used as preservatives in jams and squashes. Conventionally, salts and edible oils are used as preservatives to prevent the growth of microbes in food items. Various pickles prepared in an oil medium can be stored for years without getting spoiled. Common salt is routinely used to preserve meat and fish. Cut vegetables such as raw mangoes and amla can be preserved by coating them with salt. Salt absorbs the moisture from anything it comes in contact with. Since microbes require moisture for their growth and hence cannot grow on food stuffs preserved with salt. अब आपके कुछ chemicals होते हैं such as sodium benzoate and sodium metabisulfate. इनको jams, squashes, jellies ऐसे food items में रखा जाता है और ऐड करा जाता है एज प्रेजर्वेटिव्स. एंड सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स को भी यूज़ करा जाता है. जैसे आपके अचार बनाते हैं जब घर पे, तो उसमें भी बहुत सारा तेल और नमक कोटिंग करी जाती है. रीज़न, सॉल्ट क्या करता है, जैसे ही मॉइस्चर आता है उसको स्टोर कर लेता है. मॉइस्चर अगर आपकी किसी चीज़ पे नहीं लगेगा तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे. ऑयल होता है एडिबल ऑयल, सरसों का तेल या कोई भी टाइप का आपका एडिबल ऑयल, वो आप ऐड कर देते हो तो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तेल में ग्रो नहीं करते हैं. तो ये सारे टेक्निक्स यूज करे जाते हैं एज प्रेजर्वेटिव्स ताकि खाने को प्रिजर्व करा जा सके. नाउ लेट्स फिगर आउट
Why are pickles preserved by adding salt and oil? नमक और तेल अचार में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि लंबे टाइम के लिए आपको उसको स्टोर करके रखना होता है। तेल और सॉल्ट दोनों ही आपके बेस्ट केमिकल्स होते हैं या बेस्ट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं खाने को प्रिजर्व करने के लिए। Nitrogen fixation and soil fertility. Nitrogen is required for plants to build protein. Although 78% of air present in environment is nitrogen, but plants cannot use it directly. So how do nitrogen requirement of plants is fulfilled? तो air में almost 78% nitrogen ही है, still plants का जो ये nitrogen का absorb करने का तरीका होता है वो atmosphere से नहीं possible हो पाता है। तो कैसे होता है? Let's see. Some legumes such as peas, cloves and peanuts contain small swelling parts of their roots called root nodules. These nodules contain rhizobium bacteria. The bacteria change atmospheric nitrogen into compounds of the nitrogen such as nitrates and ammonia. After a season, the plants are plowed down. When the roots of these plowed down plants rot, the nitrogen compounds stored in them mix in the soil. This enriches the soil with vital nitrogen nutrients and makes it fertile. This process by which rhizobium fixes the deficiency of nitrogen in the soil is called nitrogen fixation. Because of their role in nitrogen fixation, the rhizobium bacteria and the legume plant live in symbiotic relationship. The plant uses the nitrogen compounds converted by the bacteria to produce protein. On the other hand, the bacteria get food and shelter from the plants. अब आपके nitrogen fixation का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स एज इट इज नहीं अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो कैसे अब्जॉर्ब करेंगे? कुछ आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोयाबीन, पीज, ग्राम। इनके जो रूट होते हैं, रूट्स इनके थोड़े से स्वोलन पार्ट्स होते हैं, उनको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। उन रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, विच वी रेफर टू एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसकी वजह से प्लांट्स इस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं एंड दे गेट द न्यूट्रिएंट दैट दे वांट। This entire process is nitrogen fixation and that is how plants get the nitrogen from the atmosphere. That is why जो आपके leguminous plant होते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, they live in a symbiotic relationship. Symbiotic relationship कौन सा होता है? जहाँ पे दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं for mutual benefits. दोनों को ही एक दूसरे से कुछ मिल रहा होता है जो इंडिविजुअली उनको नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, वो उनको मिल जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, वो उनको प्लांट से मिल जाता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी देखा जाता है। तो लेट्स सी द नाइट्रोजन असिमिलेशन यूज किस तरीके से किया जाता है। The conversion of inorganic nitrogenous compounds into organic compounds is called nitrogen assimilation. The plants absorb nitrogenous compounds from the soil and water and convert them into plant proteins. अब आपका नाइट्रोजन assimilate किस तरीके से होता है? अब सबसे पहले तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, एंड देन आफ्टर अब्सॉर्बिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर, दे कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू प्लांट प्रोटीन्स. Let's see what is nitrogen cycle. As animals eat plants, the nitrogen in the form of nitrogenous compounds is used by animals. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil turn their decaying remains into compounds of nitrogen which are again taken up by the plants. Some bacteria convert nitrogen compounds back into nitrogen gas which is released into the atmosphere. This whole process occurs in cyclic manner and helps to maintain the amount of nitrogen in the atmosphere almost at a constant level. This is how the nitrogen cycle works. अब एनिमल्स प्लांट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड के वे में यूज हो जाता है, एनिमल्स इन्हें खाते हुए यूज कर लेते हैं. नाउ व्हेन दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई आउट, ये जो बैक्टीरिया होता है एंड फंगाई जो प्रेजेंट होता है सॉइल में, ये डीके होना शुरू करते हैं और वापस से जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के वो वापस से एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, एंड दैट इज हाउ द एटमॉस्फेयर गेट्स इट्स नाइट्रोजन बैक. फिर से लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेट करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, और इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से जो 78% है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में वो मोर और लेस सेम ही रहता है. दिस इज द एंटायर साइकिल ऑफ नाइट्रोजन. Let's see the highlighted words.
Bacteria, a large group of unicellular microorganisms which have a cell wall and a cell membrane but no nucleus. Lactobacillus, the bacterium which helps in the formation of curd. Rhizobium, the bacterium which helps in the fixation of atmospheric nitrogen into the soil. Communicable disease, a disease that can be communicated from one person to another. Protozoa, the microorganisms which are mostly pathogens and cause diseases in the humans. Virus, a microorganism which acts as a link between living and non-living organisms. So this chapter basically dealt with the microorganisms. 5 parts में आपके divided हैं, which are bacteria, protozoa, virus, different kinds of fungi. ये सारे आपके आते हैं. Then you have lactobacillus. बहुत ही यूजफुल बैक्टीरिया होता है, दही जमाने के लिए यूज करा जाता है. राइजोबियम आपका एक यूजफुल बैक्टीरिया है जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में होता है, विच फिक्सेट्स नाइट्रोजन, यूजफुल वे में उसको अब्सॉर्ब कर लेता है. Then you have vaccine, a substance prepared from pathogenic microbes used to provide immunity against one or several diseases. Antibiotics, the medicines which are obtained from microorganisms and which either kill or prevent the growth of microorganisms. Antibodies, the protein molecules produced in the blood by immune system to fight against microbes. And pasteurization, a method of preserving milk by rapidly heating and cooling. वैक्सीन आपका एक ऐसा टेक्निक आपने देखा जिसमें एंटीबॉडीज आपकी इंजेक्ट करी जाती हैं सो दैट आपको वो बीमारी दोबारा ना हो. देन यू हैव एंटीबायोटिक्स जो आपकी अलग अलग माइक्रोब्स से बनाई जाती है जो आपकी बॉडी को डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है. एंड देन द पैस्चराइजेशन इज अ मेथड वेयर इन द मिल्क इज हीटेड एंड कूल्ड रैपिडली ताकि उसमें कोई भी टाइप का बैक्टीरियल या माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो. लेट्स सम अप. Microorganisms or microbes are organisms that cannot be seen with the unaided eye. They are visible only under the powerful microscope. Microorganisms are found in almost all types of environmental conditions. Microbes are classified into 5 major groups: algae, bacteria, fungi, protozoa and virus. Bacteria are of 4 shapes: rod-shaped, round-shaped, vibrio-shaped and spiral-shaped. Algae are simple plant-like organisms. They have chlorophyll so they can photosynthesize. Blue-green algae like nostoc and amebina are able to fix nitrogen in the form of nitrates and thus increases the fertility of soil. The action of yeast on carbohydrates to produce alcohol is called fermentation. Fungi are non-green plants and include molds, rusts and puffballs. They do not contain chlorophyll and hence are heterotrophic. Yeast is a unicellular fungus used to make alcohol, bread, etc. Vaccines are prepared from dead or weakened microbes. Food preservation is the science of treating food so that it retains its color, flavor, nutritive value and texture over a period of time. The conversion of atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites, which can be taken up to the form to required molecule, is called nitrogen fixation. Nitrogen cycle helps to maintain the amount of nitrogen in the atmosphere. So this entire chapter dealt with just the microorganisms, some useful microorganisms, some unuseful. 5 कैटेगरीज में डिवाइड है: एल्गे, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस. वायरस जो होते हैं इसमें कोई भी शेप आपको देखने को नहीं मिलता है. दे आर जस्ट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. होस्ट बॉडी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं. देन यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स. वैक्सीनेशन होती है, एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती है आपकी बॉडी में टू फाइट अगेंस्ट द सेम टाइप ऑफ डिजीज. एंड देन यू हैव द नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्निक वेयर इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट फिक्सेट द नाइट्रोजन, कन्वर्टिंग देम इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, जो प्लांट्स absorb कर लेते हैं. So students, with this we come to the end of this chapter. Just go through this chapter thoroughly, read this. It is a very important chapter and all the exercise questions of this chapter, please do it yourself.